देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। इसमें आज हम लोग जून 2023 के जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसको सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आप सभी का एग्जाम जो होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जून 2023 का जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे लिखा जाएगा, मैं पूरा ये आपको सोल्व करके बताऊंगा। इसलिए पूरी क्लास को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए आपका अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर भाई? 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें पास होने के लिए आपको 35 नंबर चाहिए। और आपका जो एग्जाम होगा ना, ये 3 घंटे का पेपर होगा। कितने? 3 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला। देखो नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर देते समय नोट्स जो लिखा रहता है उसको पढ़ना जरूरी है। देखो क्या नोट्स में लिखा है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। देखो क्या है, जो पहला क्वेश्चन है वो करना हमारे लिए जरूरी है। बाकी जितने क्वेश्चन है उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करना रहेगा। तो देखिएगा हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या देखेगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित आपको क्या करनी है भाई? व्याख्या करनी है। इसमें जो भी गद्यांश हैं, इनकी क्या करनी है आपको? व्याख्या करनी रहेगी। तो इसमें जो पहला गद्यांश क्या दिखेगा, का इसमें एक गद्यांश इसमें दे रखा है, विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्यों टाले टल सकते हैं, वह गांठ है जो बंधी है कि खुल नहीं सकती। टूटे तो भले टूट जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस्कर है। पर 8वीं कक्षा में मैं यह सब कुछ नहीं जानता था, इसलिए उस समय यह अति संपूर्ण भाव से मैंने बुआ को आश्वासन दे दिया कि वह अब इसी घर में रहेंगी। देखूं कौन फूफा होते हैं जो ले जाएंगे। ऐसा मन ना करो बुआ, फिकर क्या है, यह प्रमोद होकर के खूब कमाएगा और तुम्हारी खूब सेवा करेगा, तुम्हें कुछ कष्ट ना होने देगा। इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करते हैं, चलिए मैं आप सबको एक चीज बताता हूं। देखो संदर्भ सहित व्याख्या कैसे की जाती है, आप लोग आपकी जो बुक है ना, उसमें आप लोग पेज नंबर 82 खुले 82, ठीक है। पेज नंबर 82 में देखो आप संदर्भ सहित व्याख्या लिखते कैसे हैं। आप देखो पेपर में क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एग्जाम में सबसे पहले क्या लिखोगे, ऊपर बॉटम पर डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। क्या डालोगे? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट का है, पार्ट भी डालना पड़ेगा ना, इसका आपने कौन करे, पहले का पार्ट का किया जा रहा, तो देखना लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट का। और सबसे पहले क्या लिखोगे, पार्ट का लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले आप लिखोगे, आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, इसका लिख देना भाई प्रसंग। क्या लिखोगे? एक शब्द लिखोगे प्रसंग, ब्लैक पेन से प्रसंग लिखोगे। और प्रसंग के में क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, मैं जो बताऊंगा लिखोगे विवाह भावुकता का, इतना 3 लाइन लिखो, 3 वर्ड लिखोगे। क्या लिखोगे? विवाह भावुकता का। फिर क्या लिखो, डॉट 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 डॉट, क्या लिखोगे, डॉट 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 करके लिखोगे। और उसके बाद क्या लिखोगे, कष्ट ना होने देगा। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी लाइन आपने बुक में लिख दी है। शुरू में क्या लिखोगे, जैसे मैंने बोला, जैसे आपको एग्जांपल दिया, क्या लिखोगे, जैसे आपने लिखा, क्या लिखा भाई मेरे, आपने लिखा प्रसंग, ब्लैक पेन से प्रसंग लिखा। उसके बाद आप लिखोगे विवाह भावुकता का डॉट 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 और कष्ट ना होने देगा, इतना लिख देना। इतना लिखने के बाद उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, संदर्भ लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, अगली हेडिंग डालना, लिखना संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या लिखोगे, जो मैं बोला ध्यान सुना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक BHDC, क्या लिखोगे, BHDC 134 से लिया गया है, ठीक है। क्या, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक BHDC 134 से लिया गया है। इसके कवि जैनेन्द्र हैं और यह जैनेन्द्र का एक उपन्यास है त्याग पत्र, उससे लिया गया, इतना लिख देना। इस त्याग पत्र में जैनेन्द्र एक स्टोरी लिखते हैं, लिखा है उन्होंने, उपन्यास लिखा है, जिसमें प्रमोद अपनी बुआ को आश्वासन दे रहा है कि उनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब यह प्रमोद बड़ा हो जाएगा तो आपके सारे दुख को दूर कर देगा। तो इस प्रकार से हमें क्या लिखना पड़ेगा, संदर्भ। यानी हमने सबसे पहले डाला प्रसंग, उसके बाद हमने लिखा संदर्भ। संदर्भ के साथ आपके लिए अगली हेडिंग फिर डालना, लिखना व्याख्या, ब्लैक पेन से लिखना व्याख्या। क्या लिखोगे, ब्लैक पेन से क्या लिखोगे, लिखोगे व्याख्या। व्याख्या कैसे की जाएगी, अब ध्यान से सुनो, व्याख्या कैसे लिखोगे, मैं देखो जो वाला हूं, व्याख्या क्या लिखना, कवि जैनेन्द्र कहते हैं कि, क्या लिखोगे,
कभी जैनेन्द्र कहते हैं कि विवाह भावुकता का प्रश्न है। भाई शादी वादी जो होती भावुकता में फैसले नहीं ले जाते हैं। क्या है? ये व्यवस्था है भैया। संसार में नियम बना है कि लड़की की शादी होगी ही होगी, लड़के की भी शादी होगी। ये कोई भावुकता वाली भावुक बातें नहीं है। ये तो वही परंपरा है, रीति रिवाज है कि शादी तो होगी होगी। वह क्योंकि इन चीजों को हम लोग टाल नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने शादी विवाह को टाल नहीं सकता है। विवाह एक ऐसी घाट है भैया, अगर शादी एक बार हो गई, बंधन अगर बंध गया, भैया खोले से नहीं खुलता है। क्या? कभी जैनेन्द्र कहते हैं कि शादी और विवाह बंधन एक ऐसी चीजें हैं कि अगर भाई मेरे एक बार शादी हो जाए तो खोले से नहीं खुलेगी। ये व्याख्या मैं कर रहा हूं, इसकी ध्यान सुनना, ठीक है? वह गांठ ऐसी है जो खुल नहीं सकती, भले टूट जाए। यानी भैया शादी एक ऐसी गांठ है जिसको खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वह टूट सकती है लेकिन उसका खोलना मुश्किल है। लेकिन टूटना कब किसका श्रेष्ठ करे भैया? शादी टूटेगी नहीं टूटेगी, शादी चलेगी नहीं चलेगी, ये किसको क्या पता है? जैनेन्द्र ही कहते हैं भाई शादी विवाह ऐसा चीज है कि क्या पता शादी कब टूटेगी कब नहीं टूटेगी, सब कब किसकी शादी कितने दिन तक चलेगी। फिर जैनेन्द्र कहते हैं कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला जो प्रमोद नाम का लड़का है, वह नहीं जानता इतनी बातों, दुनियादारी की बातों को नहीं जानता है। इसलिए उस समय वह अपनी भावना में, यानी प्रमोद छोटा बच्चा है, सिर्फ 8वीं क्लास में पढ़ता है, वह बड़ा भावुक बच्चा है। क्या है? बड़ा भावुक। अपनी बुआ के प्रति उसमें बहुत ज्यादा संवेदना है, यानी बुआ के प्रति उसको प्यार है। इसलिए बच्चा अपने बच्चा यानी जो प्रमोद है, प्रमोद कहता है अपनी बुआ से, कहता है कि बुआ आप दुखी मत होइए, आपको कोई यहाँ से ले जाने वाला नहीं है, ऐसा कोई फूफा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और प्रमोद अपनी बुआ को एक कहते हुए कहता है, ये देख करके कहता है, यानी बुआ को दुखी जब रहती हैं तो देख करके प्रमोद कहता है कि बुआ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए खूब सारा पैसा कमाऊंगा। क्या कहता है? कि बुआ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आप सबके लिए खूब सारा पैसा कमाऊंगा, तुम्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और बुआ आप हमारे घर पर बिल्कुल रह सकती हैं, आपको किसी प्रकार की मैं चिंता होने नहीं दूंगा, ठीक है? इतना हमको क्या लिखना पड़ेगा? इतना हम लोग लिखेंगे भाई व्याख्या में। इतनी आपने व्याख्या कर दी, और भी आप लोग घुमा फिरा करके व्याख्या कर सकते हो, बढ़ा चढ़ा करके 2-4 लाइन लिख सकते हो। ठीक है, व्याख्या के बाद आप अगली हेडिंग क्या डालोगे? विशेष। हेडिंग क्या आ जाएगी? विशेष। संदर्भ सहित व्याख्या लिखने का पूरा फॉर्मेट यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या लिखोगे? विशेष। विशेष में क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे? जैनेन्द्र कुमार की भाषा सरल और सरस है, यानी जैनेन्द्र कुमार की जो भाषा है बहुत आसान है, ये लिख देना। दूसरा, क्योंकि पॉइंट पॉइंट में संदर्भ पड़ता है, 1 2 3 करके पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे डाला जाता है, ठीक है? तो जैसे मैंने पहले पॉइंट डाला भाई जैनेन्द्र कुमार की भाषा बहुत सरल है, बहुत आसान है। अगली लाइन डालना, कवि जैनेन्द्र कुमार हैं, वह एक 8वीं क्लास के बच्चे की भावुकता को दिखाने का प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो गया। तीसरा क्या है कि प्रमोद की जो बुआ है वो बहुत ज्यादा दुखी है और शादी विवाह के बंधन से उसमें बंधी हुई है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, जैनेन्द्र कुमार हमारे समाज में विवाह को लेकर के कहते हैं कि भाई हमारे समाज में शादी और विवाह एक ऐसी चीज है कि एक बार अगर शादी हो जाए तो बंधन टूटता नहीं है। तो इतना लिख देना। अगला 5वीं में क्या लिखो? पॉइंट नंबर 5, ठीक है? कवि जैनेन्द्र जो हैं उन्होंने यहाँ पर यानी यहाँ पर भारतीय समाज की विसंगतियों को दिखाने का प्रयास किया है। भारतीय समाज जो वहां पर सारी समस्याएं हैं उसको दिखाने का 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट में डालना, प्रमोद के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार इस बात को कहना चाहते हैं कि प्रमोद अभी छोटा बच्चा है लेकिन उसमें अपनी बुआ के प्रति इतना प्यार और हमदर्दी है कि वो अपनी बुआ को तसल्ली दे रहा, आश्वासन दे रहा कि हे बुआ आप चिंता मत कीजिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए पैसे कमाऊंगा, ठीक है? इतना आप क्या लिखोगे भाई? संदर्भ सहित व्याख्या। सबसे पहले लिखा हमने प्रसंग, फिर हमने लिखा संदर्भ, फिर हमने लिखी व्याख्या और फिर हमने लिखा विशेष। इतना आपको लिखना पड़ेगा। जब भी संदर्भ सहित व्याख्या आएगी ऐसे लिखा जाता है। ये संदर्भ सहित व्याख्या लिखने का पूरा फॉर्मेट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एक संदर्भ सहित व्याख्या 12 नंबर की है। कितने नंबर की जी? 12 नंबर की। और 12 नंबर के लिए कम से कम आपको 2.5 से 3 पेज लिखना पड़ेगा। कितना? 2.5 से 3 पेज लिखना, क्योंकि 12 नंबर कम नहीं होते हैं। मिनिमम 2.5 और मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा मत लिखना, ठीक है?
इतना तो संदर्भ सहित व्याख्या में फैलाना पड़ेगा, चाहे घुमा घुमा के फैलाओ, ठीक है, इतना लिखिएगा। चलिए हम लोग अगली संदर्भ सहित व्याख्या आपको कैसी करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सहित व्याख्या तो मैंने आपको बता दिया है, टोटल 3 संदर्भ सहित व्याख्या हमको करनी रहेगी, ठीक है। तो अगली संदर्भ सहित व्याख्या जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। इसकी में 3 सीरीज जो संदर्भ सहित व्याख्या क्या है, देखो गा कौन सी है। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए, देखो एक क्वेश्चन में आएगा, देखो चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए, किसी आकस्मिक झटके ने पल भर के लिए दोनों को अंधेरे में मिला दिया। साहस चैतन्य होकर के चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पावन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है, सब मिलकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक स्वदेश लौट जाओ, वैभव का सुख भोगने के लिए मुझे छोड़ दो, मैं इस निराह भोले भाले प्राणियों के दुखों की सहानुभूति और सेवा के लिए हूँ। तो इतना आपकी बुक में आया है, इसकी अब हमको लोगों क्या करनी है, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कैसे की जाएगी, चलिए मैं आप सबको बताता हूँ, ठीक है। और इसको ध्यान से देखिएगा और पेपर में 3 संदर्भ सहित व्याख्या करके आनी है, इसलिए जो चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। संदर्भ सहित व्याख्या आप लोगों को जो करनी कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो संदर्भ सहित व्याख्या अगर आपको करनी है, सबसे पहले इसका क्या लिखोगे, इसका प्रसंग लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रसंग, ठीक है। सबसे पहले बुक में क्या लिखोगे, जैसे लिख देना प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर का गा वाला पार्ट है ना, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रसंग। क्या लिखोगे, प्रसंग, ब्लैक पेन से प्रसंग लिखोगे। प्रसंग डाल दिया, प्रसंग डालने के बाद क्या लिखोगे, चंपा ने उसके हाथ, इतना लिखना, इतने सब लिखना, चंपा ने उसके हाथ, ठीक है। क्या लिखोगे जी, चंपा ने उसके हाथ, और फिर डॉट 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 3 डाल देना, 2-3 डॉट डॉट कर देना। उसके बाद लास्ट में लिख देना, ठीक है, सेवा के लिए लिख देना। क्या लिख दोगे, चंपा ने उसके हाथ डॉट 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 और फिर लिख देना सेवा के लिए। इतना हमारा क्या रहेगा, प्रसंग रहेगा। प्रसंग के बाद हमको उसके बाद क्या लिखोगे, संदर्भ लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट संदर्भ लिखेंगे, ब्लैक पेन से संदर्भ लिखोगे और संदर्भ में क्या लिखोगे, मैं जो बता रहा हूँ लिखना, लिखोगे क्या लिखोगे, ध्यान सुनना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक BHDC 134, क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक BHDC 134, इतना लिख देना। हिंदी गद्य साहित्य, क्या लिखोगे, हिंदी गद्य साहित्य से लिया गया है। जिस ये चैप्टर के रचयिता हैं, इस चैप्टर को लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप से लिया गया। क्या लिखोगे, यह चैप्टर जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप से लिया गया है। ये कहानी चंपा और बुद्धगुप्त की है। क्या लिखोगे, यह कहानी जो है चंपा और बुद्धगुप्त की है, ठीक है। क्योंकि दोनों के जो प्राण है एक समय संकट में थे। क्या थे, दोनों के जो प्राण है एक समय संकट में थे, दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। यह कहानी एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद की प्रमुख प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इतना हमने क्या लिखोगे, इतना हम लिख देंगे संदर्भ में, इतना संदर्भ में लिखना जो मैंने बताया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भैया, इसकी व्याख्या करेंगे। क्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी है। और व्याख्या कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ठीक है। व्याख्या किस प्रकार से की जाएगी अब मैं बता, देखो क्या लिखोगे, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चंपा ने बुद्धगुप्त के हाथ पकड़ लिए। क्या बोलोगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भाई जो चंपा नाम की लड़की है उसने बुद्धगुप्त का हाथ पकड़ लिया। क्योंकि अचानक से क्योंकि ये लोग नाव पर हैं, समुद्र में नाव चल रहा है, समुद्र में दोनों फंसे हुए हैं, तो समुद्र में एक प्रकार से जो बोट होती है उस पर चल रहे हैं। अचानक से हवा का झोंका आता है और चंपा, क्योंकि हवा का झोंका से समुद्र में अंधेरा अंधेरा छा जाता है, और चंपा ने डर करके बुद्धगुप्त का हाथ पकड़ लिया। सहसा चैतन्य होकर के कहा, क्योंकि जैसे हल्का सा चंपा को जो अंधेरा हो गया था, थोड़ा दर्द उसका दूर हुआ। चंपा अचानक बोलती है कि बुद्धगुप्त मेरे लिए यह मिट्टी सब तरल है। वो कहती कि हे बुद्धगुप्त, मेरे लिए यहाँ पर जो चीजें हैं क्या है, कि मेरे लिए यहाँ पर जो मिट्टी है क्या है, सब मिट्टी के समान है। मेरे लिए देश दुनिया कुछ नहीं है, वो मैं कुछ नहीं मानती हूँ। सब जो पानी है मेरे लिए तरल है, ठीक है। सब जो हवा मेरे लिए भाई ठंडी ठंडी हवा है, ठीक है। मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, हे बुद्धगुप्त मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। और ये यहाँ जो तूफान सा मचा हुआ है, तुम निकल जाओ और मुझे यहीं पर छोड़ दो। क्या है, तुम निकल जाओ, क्योंकि मेरे लिए सब हवा ठंडी है, मेरे लिए
सब भूमि मिट्टी के समान है, मेरे लिए सब पानी जल के समान है और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, ठीक है? तुम यहाँ से निकल जाओ। कुल मिलाकर मेरे अंदर एक शून्य है। कहती है बुद्धगुप्त को चंपा कहती, हे नाविक, हे नाव चलाने वाले, कहती हे नाविक, तुम अपने देश लौट जाओ, ठीक है? और सुख भोगो और सुख शांति से अपना जीवन जियो। मेरी चिंता तुमको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से जो चंपा है, एक नाविक यानी जो बुद्धगुप्त है, जिसने उसके पिता की हत्या भी कर दिया है, चंपा इस बात को जानती भी है, लेकिन फिर भी चंपा बुद्धगुप्त से कह सकते हो एक प्रकार से उसमें संबंध था या उससे प्यार करती है, कुछ भी कह लीजिए। वह कहती कि भाई तुम्हें यहाँ समुद्र के बीच में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी जान जोखिम में मत डालो और तुम अपने देश लौट जाओ और आनंद लो, मजे लो, ठीक है? और मुझे यहाँ पर छोड़ करके चले जाओ, ठीक है? क्योंकि मेरे तो जीवन में दुख भोगना ही लिखा है। भाई मेरे जीवन में तो दुख भोगना ही लिखा है, मेरे को आप दुख भोगने दीजिए और तुम अपने देश लौट जाओ। इतना क्या लिखोगे? संदर्भ सहित व्याख्या की भाई व्याख्या में। इतना हम लोग क्या करें? व्याख्या। व्याख्या के बाद क्या लिखोगे? व्याख्या के बाद लिखा जाएगा भैया विशेष। विशेष में क्या लिखोगे? विशेष में पॉइंट डालकर लिखा है। पहला पॉइंट क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की भाषा सरल है। जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर कह सकते हो कि चंपा और बुद्धगुप्त के माध्यम से समाज को संदेश देने का उनका माध्यम है, ठीक है? 2 लाइन होगी। तीसरी लाइन में क्या लिखोगे कि चंपा बुद्धगुप्त से कहती है कि हे बुद्धगुप्त, तुम अपने देश लौट जाओ और आप मेरी चिंता मत करो। चौथी विशेष लाइन में क्या लिखोगे? यह संवाद यानी बुद्धगुप्त और चंपा में जो बातचीत है वह भावनात्मक है। यहाँ पर कवि चंपा की भावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि बुद्धगुप्त के प्रति उसके मन में काफी प्यार है और बुद्धगुप्त से कहती कि हे बुद्धगुप्त तुम लौट जाओ। पांचवी क्या लिखोगे? चंपा जो है काफी निराश हो चुकी है, काफी उदास हो चुकी है। वह कहती है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख भरा पड़ा है और हे बुद्धगुप्त तुम लौट जाओ, तुम जीवन के सुख भोगो, ठीक है? इतना लिख देना विशेष में। और विशेष में पॉइंट डाल डाल के लिखा जाता है और विशेष में लिखने के बाद अलग लिखना। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। अगले ध्यान, जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इतना आपको विशेष में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी प्रकार से हमको पेपर में संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी पड़ेगी और संदर्भ सहित व्याख्या के विशेष में पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के डाल के लिखा जाता है भाई मेरे, ठीक है? जो मैं बता रहा हूं आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? 2 संदर्भ सहित व्याख्या मैंने आपको बता दी। अब चलिए मैं आपको तीसरी संदर्भ सहित व्याख्या भी बता देता हूं आपको कैसे इसमें से करनी है, क्योंकि पेपर में टोटल 5 से 6 संदर्भ सहित व्याख्या आएंगी जिसमें से आपको केवल 3 ही करनी है। तो जो मैं आपको सिखाने की प्रयास कर रहा हूं कि संदर्भ सहित व्याख्या को कैसे लिखना है, आप लोग इसका कोशिश कीजिए कि संदर्भ सहित व्याख्या कैसे लिखते हैं और पेपर में 5-6 आएंगे उसमें से कोई भी आप लोग 3 कर देना, ठीक है? चलिए अगली आपको मैं संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करोगे उसको भी बता। अगली जो हमारी संदर्भ सहित व्याख्या क्या रहेगी? तीसरी संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करोगे? देखो एग्जाम में टोटल 5 या 6 संदर्भ सहित व्याख्या आती है, ठीक है? तो आपको केवल 3 करनी रहेगी। जो भी आपको 3 आती है आप उसको कर सकते हो। तो देखिए इसमें क्या है, देखिएगा हमारी तीसरी जो देखो गजोधर बाबू ने चाहा था कि वह इस विनोदा भाव में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित और चुप हो गए। उनके मन में बहुत सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती मुझे भी देना, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होंगी और प्याले में उनके लिए चाय छनने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पी करके खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी और माँ की राह देखने लगी। तो इसकी हम लोगों को क्या करनी है भाई? संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आप लोग कैसे करेंगे, चलिए मैं आप सबको बताता हूं। तो देखो संदर्भ सहित व्याख्या करने में सबसे पहले आपको क्या करो, जैसे संदर्भ सहित व्याख्या करनी है आपका, तो इसमें क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे प्रसंग। क्या लिखा जाएगा जी? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रसंग। लिख देना प्रसंग, ठीक है? जैसे सबसे ऊपर लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 का गा है। घा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का घा है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर लिखा प्रश्न नंबर 1 और फिर लिखना घा। इसमें क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे गजोधर बाबू ने, क्या लिखोगे? सॉरी गजाधर है, ठीक है? गजाधर बाबू ने, फिर डॉट 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 कर देना। क्या? ऐसे डॉट डॉट लगा देना।
फिर लास्ट की 3 लाइनें लिख देना, राह देखने लगी। क्या लिखोगे? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपने लिखा प्रसंग, ठीक है, प्रसंग लिखा, गजाधर बाबू ने, फिर डॉट 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 डॉट, राह देखने लगी, इतना लिख दिया, इतना हमारा प्रसंग में लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद अगला अब हमारा रहेगा संदर्भ। क्या लिखोगे? संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखोगे? लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखो? ध्यान सुना, प्रस्तुत गद्यांश उषा प्रियवदा की कहानी। क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश उषा प्रियवदा की कहानी वापसी से लिया गया है। यह कहानी, क्या लिखोगे? यह कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या लिखोगे? यह कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक BHDC, क्या है? BHDC 134 से हिंदी गद्य साहित्य से लिया गया है। इतना ले। इस कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी करते हैं, रिटायर होकर के अपने घर लौटे। क्या? इस कहानी के प्रमुख पात्र गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी करते थे और रिटायर होकर के अपने घर लौटे हैं। पत्नी और बच्चे के साथ शहर में रहती हैं। उन्हें अपनी पत्नी के साथ बिताए गए दिनों को याद आ रही है। यानी इसमें गजोधर बाबू जो हैं वह रेलवे की नौकरी करके अपने घर लौटे हैं और उनके घर के लोग जो हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सभी अपने अपने काम में क्या है? व्यस्त हैं, बिजी हैं। ठीक है, गजाधर बाबू के लिए किसी के पास कोई भी समय नहीं है। वो गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी करके आए हैं, तो भैया लोगों को ऐसा लग रहा है पता नहीं कहां से आ गए, रेलवे में नौकरी ही कर रहे होते, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। इतना हम लोग संदर्भ में लिख देंगे। अब इसकी व्याख्या कैसे करोगे? तो चलिए मैं आप सबको बताता हूं इसकी व्याख्या किस प्रकार से। इसकी व्याख्या कैसे करोगे? तो क्या लिखोगे? व्याख्या, ब्लैक पेन से लिख देना। क्या भाई मेरे? व्याख्या। व्याख्या कैसे करोगे? ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से इसमें व्याख्या की जाएगी। अब ध्यान सुनो, देखो क्या लिखोगे। गजोधर बाबू जब रेलवे की नौकरी करके आते हैं तब उनके मन में बहुत सारा भाव है कि वो घर जाएंगे और लोग उनके घर के जो लोग होंगे उनसे भाई बड़े बहुत ज्यादा प्यार करेंगे और प्रेम करेंगे। लेकिन गजाधर बाबू जैसे रेलवे की नौकरी करके अपने घर वापस लौटते हैं तो सब उनके घर के जो पत्नी है, उनकी बच्ची है, उनकी बेटा है, उनका बहू है, ये सभी लोग एक प्रकार से कुंठित हो जाते। कुंठित मतलब उनको देख करके अच्छा नहीं लगता है कि ये कहां से आ गए। यानी गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी करके जब अपने घर वापस लौटे हैं तो गजाधर बाबू को देख करके किसी को अच्छा नहीं लगता है। उनके मन में गजाधर बाबू को देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उनको आता हुआ देख करके भाई किसी को अच्छा नहीं लगा। उनका मन एक प्रकार से क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। बेचारे सोचते हैं कि भाई मैं रेलवे की नौकरी करके आया हूं और इतने दिन बाद आया हूं, फिर भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसको देख करके गजाधर बाबू बड़े उदास होते हैं। गजाधर बाबू जैसे बैठते हैं और बोलते हैं। अब गजाधर बाबू अपनी बेटी, यानी गजाधर बाबू की बेटी का नाम बसंती है, बसंती से कहते हैं, हे बसंती चाय मुझे भी देना। क्योंकि उस समय चाय बन रही थी। जब गजाधर बाबू पहुंचे हैं, सब देख करके उनको काफी दुखी हो गए हैं कि भैया ये कहां से आ गए हैं, तो अपनी बेटी से चाय मांगते हैं, बोलते चाय देना। और फिर गजाधर बाबू अपनी बेटी बसंती से पूछते हैं कि तुम्हारी अम्मा यानी तुम्हारी मम्मी जो है कहाँ है? क्या अभी भी उनको पूजा कर रही हैं? यानी वो पूछते हैं, यानी अपनी गजाधर बाबू अपनी पत्नी के बारे में अपनी बेटी से कहते हैं क्या तुम्हारी जो माँ है वह अभी भी पूजा कर रही है क्या? अभी भी उनकी पूजा चल रही है क्या? तो उनकी बेटी गजाधर बाबू की जो बेटी है बसंती, वह अपनी माँ की जो कमरा है उस कमरे की ओर देख करके कहती है अभी आती होंगी। यानी गजाधर बाबू की जो बेटी बसंती है वह कहती है कि माँ अभी पूजा करके आ रही होंगी। ठीक है, और गजाधर बाबू के प्याले में वह बसंती जो है चाय छानने लग जाती है कि ताकि वो अपने पिता को चाय दे सके, चाय छानती है। और गजाधर बाबू की जो बहू है वहीं पर बैठी थी, वह चुपचाप वहां से उठ करके चली जाती है। और उनका जो बेटा है नरेंद्र, गजाधर बाबू का एक बेटा है जिसका नाम नरेंद्र है, वह भी अपनी चाय की आखिरी घूंट पी करके यानी आखिरी प्याला पी करके खड़ा होकर के वहां से चला जाता है। यानी गजाधर बाबू वहां पर बैठे हैं, उनकी बहू वहां से उठ करके चली जाती है, उनका बेटा उठ करके चला जाता है। केवल उनकी जो लड़की है, जो पुत्री है बसंती है, वो एक प्रकार से लिहाज करके, शर्म करके वह चौके में बैठी रहती है, अपनी माँ की राह देख रही। यानी गजाधर बाबू
लगभग इतने साल नौकरी करके रेलवे में अपने घर लौटे हैं, लेकिन उनको देख करके कोई भी खुश नहीं हुआ है। इससे गजाधर बाबू के मन में काफी दुखी हैं, काफी उदास हैं कि उनके घर में उनका कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है। घर में उनकी तो भाई मेरे कोई भी इज्जत नहीं है। इतना आपको क्या लिखना पड़ेगा संदर्भ सहित व्याख्या में। संदर्भ सहित व्याख्या के बाद आप क्या लिखोगे, विशेष लिखा जाएगा। ब्लैक पेन से डालना भाई मेरे विशेष। कैसे डालोगे, ब्लैक पेन से क्या लिखेंगे, विशेष। तो विशेष में कैसे लिखोगे, देखो रिटायर होकर के अपने घर जाने की तैयारी। देखो विशेष में सबसे पहले क्या लिखोगे, विशेष में जो बताऊंगा लिखना। पहला लिखो भाई मेरे कि इस कहानी की जो भाषा है बहुत ही सरल है। क्या लिखोगे, इस कहानी की भाषा जो है बहुत ही सरल है। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे, इस कहानी के माध्यम से उषा प्रियवदा जो हैं समाज को संदेश देना चाहती हैं कि आज हमारा जो समाज है अपने बड़े बुजुर्गों की बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है। तीसरे पॉइंट में लिखोगे कि गजाधर बाबू जिस प्रकार से रेलवे में नौकरी करके लौटे हैं, बेचारे मन ही मन में खुश हो रहे थे कि उनको देख करके सभी खुश होंगे, लेकिन उनके घर के लोग कोई भी खुश नहीं है। तीसरी पॉइंट में तीसरा पॉइंट में लिखोगे इसकी भाषा बहुत ही संवेदनापूर्ण है। उषा प्रियवदा ने इस कहानी को बिल्कुल नाटकीय अंदाज में लिखने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आज का जो हमारा समाज है वो अपने बड़े बुजुर्गों की बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करता है। अगले क्या पॉइंट लिखोगे, उषा प्रियवदा की जो कहानी है वह एक प्रकार से यथार्थ परक कहानी है। आज हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है। अगले क्या लिखोगे, उषा प्रियवदा ने इस कहानी में मुहावरों का प्रयोग किया है और कहीं कहीं पर हम लोगों को देसी भाषा के जो देशज शब्द हैं वह भी हमें देखने को मिलते हैं। तो विशेष में आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा। विशेष में 1 2 3 4 5 7 8 करके लिख देना। और कोई कभी भी संदर्भ सहित व्याख्या लिखते हैं भाई मेरे सबसे पहले क्या आएगा, प्रसंग। सबसे पहले प्रसंग। प्रसंग में जैसे हल्का से लिख दिया 3 लाइन डॉट 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 फिर कर दिया आखिरी के 3 शब्द। उसके बाद प्रसंग के बाद आता है संदर्भ। क्या आएगा, संदर्भ। संदर्भ के बाद क्या लिखा हुआ है भाई, की जाएगी व्याख्या। ठीक है, और व्याख्या के बाद क्या लिखोगे, विशेष। इस प्रकार से संदर्भ सहित व्याख्या आपकी एग्जाम में आएगी और 12 नंबर की एक संदर्भ सहित व्याख्या। कितने, 12 नंबर की एक संदर्भ सहित व्याख्या है। और 12 नंबर के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कम से कम 2 से 2.5 से 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या सिर्फ आपको 3 करनी है, पेपर में 6 आती हैं। आप 6 में से कोई भी 3 कर सकते, जो आपको आती है, जो आपका मन करे। उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन करने। कितने क्वेश्चन करने हैं पेपर में, 4 क्वेश्चन करने हैं और 16 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 3.5 या 4 पेज लिखना पड़ेगा। कितना, 3.5 या 4 पेज लिखो, क्योंकि क्वेश्चन 16 नंबर का है और 16 नंबर के आपको अब सिर्फ 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि बताते हुए आरंभिक हिंदी गद्य साहित्य के लेखन की चर्चा कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता आ सकता है कि हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि बताओ और हिंदी गद्य साहित्य की इसमें कैसे लिखा गया, हिंदी गद्य साहित्य को किस प्रकार से। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लिखेंगे, चलिए ये मैं भी आप सबको बता देता हूं। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हो। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले जैसे आप डालना पड़ेगा आपको भाई मेरे प्रश्न नंबर 2। क्या डालोगे, प्रश्न नंबर 2। और सबसे पहले क्या लिखोगे, भूमिका। क्या लिखोगे, भूमिका। किसी भी क्वेश्चन की सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है। ठीक है, तो भूमिका में क्या लिखोगे, जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। क्या है, ध्यान से देखना। तो भूमिका में क्या लिखो, ध्यान देखो। आधुनिक काल के आरंभ से पहले 19वीं शताब्दी से पूर्व भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भाषा में भी गद्य रचनाएं बहुत अधिक नहीं थी। देखो भाई, अगर आरंभिक काल की बात करूं तो हिंदी में बहुत ज्यादा कविताएं जो थी वो बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं लिखी गई थी। आज खड़ी बोली साहित्य की भाषा है। आज जो खड़ी बोली, जो खड़ी हिंदी है जैसे हम बात करते हैं, यह साहित्य की भाषा हो गई। किंतु पूर्व काल में 16वीं 17वीं शताब्दी में साहित्य में जो था हिंदी का प्रयोग बहुत कम होता था। क्या था भाई मेरे, जो हिंदी का प्रयोग था वह बहुत कम होता था, बिल्कुल ना के बराबर रहा। क्योंकि उस समय ब्रज भाषा जो थी वह साहित्य की भाषा थी। पहले टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो ब्रज भाषा थी वह साहित्य की भाषा थी, यह साहित्य की भाषा थी। लंबे समय तक साहित्यिक रचनाएं ब्रज भाषा में होती रही। अगर आप देखोगे पहले के समय भाई मेरे ना
हिंदी में नहीं साहित्य लिखा जाता था, कविता कहानी जो लिखे जाती थी सब ब्रज भाषा में लिखा जाता था। भाव और विचारों को की रचनाएं भी ब्रज भाषा में ही की जाती थी। बोलचाल की भाषा गद्यात्मक थी। ब्रज भाषा के बोलचाल के इसी रूप का प्रयोग रचनाओं में यानी कविताओं कहानियों में भी होता था। आरंभिक हिंदी की जब शुरुआत की गई तब कह सकते हैं कि ब्रज भाषा का जो स्थान है धीरे धीरे कम हुआ। भाई पहले जो गद्य लिखे जाते थे, पहले जो कविता लिखी जाती थी, जो कहानी लिखी जाती थी, वो सब ब्रज भाषा में ही लिखी जाती थी। तो इतना आप किसमें लिखोगे? भूमिका में। भूमिका के बाद हेडिंग डालोगे, हेडिंग नंबर 1 क्या रहेगी? ब्रज भाषा गद्य। क्या डालोगे हेडिंग? ब्लैक पेन से क्या लिखोगे? ब्रज भाषा गद्य लिखोगे। तो क्या ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अब देखो, ब्रज भाषा साहित्य की भाषा थी। अगर आप देखोगे हिंदी से पहले अगर आप देखेंगे जो ब्रज भाषा है वह साहित्य की भाषा थी। भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए जो कवि होते थे, जो लेखक होते थे, वह ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। और बोलचाल की भाषा भी ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा विद्वानों की भाषा, आम आदमियों की भाषा से अलग थी। यही जो आम आदमी ब्रज भाषा बोलता था वो अलग ब्रज भाषा थी, और जो कवि भी ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे वो अलग थी। प्रायः साहित्य में ऐसी ही भाषा का प्रयोग होता है। इससे ठीक विपरीत जन आम लोग की बोलचाल की भाषा होती है। इसलिए जब कोई विद्वान अपने मत का प्रचार करना चाहता है तो उसे जनता की भाषा को, अपने मत या विचार को समझना पड़ता है। देखो, ब्रज भाषा भैया आम लोग भी बोलते थे, आम आदमी भी समझता था, और जो कवि थे, जो लेखक थे, वह भी ब्रज भाषा का क्या है, प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे। वह भी जनता को अपने संदेश पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए ब्रज भाषा का जो प्रयोग था वह हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार गद्य, इस प्रकार अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसमें देखिएगा जैसे अगर हम बात करेंगे, दिखेगा इसमें जैसे आपको क्या बता रहा, जो ब्रज भाषा का प्रयोग है वह इस समय क्या था, बहुत ज्यादा किया जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा ये जा रहा भाई मेरे कि जो ब्रज भाषा है, पहले हिंदी जो गद्य साहित्य था वो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। ठीक है, क्योंकि ब्रज भाषा जो थी जनता की भाषा थी और आम लोगों की भाषा भी थी। ब्रज भाषा में टीकाएं लिखी गई, ब्रज भाषा में कविताएं लिखी गई, ब्रज भाषा में कहानियां लिखी गई, और आम जनता तक जो कहानियां थी, जो कविताएं थी, जो टीकाएं थी, उनको लिखा गया। ये टीकाएं ब्रज भाषा में ही सबसे ज्यादा पहले लिखी गई। इससे स्पष्ट उदाहरण है कि पद्य के साथ गद्य का भी लेखन होता था, यानी ब्रज भाषा में गद्य और पद्य दोनों लिखे जाते थे। ब्रज भाषा गद्य का प्रमाण हमें 17वीं शताब्दी की 2 रचनाओं से मिलता है। ठीक है, 2 रचनाएं, 2 किताबें जहां से हमें पता चला भाई ब्रज भाषा का प्रयोग खूब ज्यादा था। इसी प्रकार 1660 के आसपास भक्त नंभादास की रचना अष्टाम में ब्रज भाषा गद्य में देखने को मिलता है। उनकी भाषा भी सामान्य बोलचाल की ही थी, हालांकि कुछ अधिक परिवर्तन था। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय ब्रज भाषा में गद्य की रचना छुटपुट रूप में होती थी। कोई विकसित परम, देखो पहले जो था भाई गद्य जो लिखे जाते थे वह ब्रज भाषा में ही होता था। इसकी कई सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है। जैसे 1660 में नंभादास नाम के एक लेखक थे जिन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था, लेकिन ब्रज भाषा में जो लिखा जाता था उसका कोई परंपरा नहीं थी, उसका कोई तौर तरीका नहीं था। ठीक है, विकसित परंपरा नहीं थी। इसका एक मुख्य कारण है कि ब्रज भाषा में गद्य की क्षमता का विकास न होना। यानी ब्रज भाषा में लोग लिखते तो थे, लेकिन ब्रज भाषा का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था। यह हुआ है कि ब्रज भाषा सीमित ब्रज क्षेत्र तक थी। भाई ब्रज भाषा को बोलने वाले सिर्फ ब्रज के लोग थे, बाहर के लोग नहीं बोलते थे, इसलिए ब्रज भाषा का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था। ब्रज के बाहर के लोग ब्रज भाषा को नहीं जानते थे। यही कारण है कि ब्रज भाषा की जो कविताएं थी बन रही थी और खड़ी बोली ने गद्य का स्थान ले लिया। पहले से संपर्क भाषा के रूप में अन्य क्षेत्रों में फैल गई। भाई पहले तो भाई ब्रज भाषा में कविता कहानी जो था सब कुछ लिखा जाता था, लेकिन जो ब्रज भाषा थी वह ब्रज के बाहर नहीं बोली जाती थी। इसीलिए क्या हुआ कि ब्रज भाषा का स्थान धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। अब दूसरी हेडिंग लिखिएगा, क्या हमारा रहेगा, हेडिंग नंबर 2 डालिएगा, क्या है, खड़ी बोली गद्य। क्या है, खड़ी बोली गद्य। हम देखो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पहले जो गद्य था वह ब्रज भाषा में लिखा जाता था। ब्रज भाषा की परंपरा बहुत आगे नहीं बढ़ी। रीजन क्या है कि भाई ब्रज भाषा सिर्फ ब्रज क्षेत्र तक बोली जाती थी, पूरे देश में नहीं बोली जाती थी। अब हम देखेंगे कि
ब्रज भाषा के बाद खड़ी बोली हिंदी का विकास किन कारणों से हुआ? खड़ी बोली आम लोगों की भाषा थी, यानी जो खड़ी बोली हिंदी है, वह आम लोगों की, आम जनता की भाषा थी। धीरे-धीरे साहित्य में इसका प्रयोग होने लगा और गद्य रचनाएँ भी खड़ी बोली में होने लगी। उस समय के राजनीतिक परिस्थितियों ने खड़ी बोली का विकास में, क्योंकि जिस समय खड़ी बोली का विकास हो रहा है, उस समय हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही है। हमारा देश गुलाम है, तो आज़ादी की लड़ाई में कह सकते हो कि खड़ी बोली का प्रयोग खूब हुआ और खड़ी बोली में जो कविताएँ थी, जो कहानियाँ थी, उनको खूब लिखा गया। 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली दिल्ली, उसके आस-पास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। अगर आप 14वीं शताब्दी में देखोगे, खड़ी बोली जो थी, दिल्ली के आस-पास के इलाकों में बोली जाती थी। मुगल शासन की सुविधा के लिए, जनता से संपर्क बनाने के लिए खड़ी बोली का जो मुगल बादशाह थे, वह आम जनता से बातचीत करने के लिए क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। मुगल भी बाहर से आए थे, उनकी भाषा तो तुर्की थी, उनका कामकाज जो सरकारी कामकाज मुगल करते थे, सब फारसी में करते थे। लेकिन भारत के लोगों से बातचीत करने के लिए खड़ी बोली का प्रयोग होता था और फारसी जो बोली थी वो भी पढ़े लिखे जो लोग थे, वह बोलचाल की इस मिश्रित भाषा फारसी का प्रयोग करने लगे। धीरे-धीरे हिंदी भी आई और फिर हिंदी में कह सकते हो कि काम होने लगा। शायरों ने हिंदी में कहानियाँ लिखी, शायरी लिखी और उर्दू भाषा भी इस समय काफ़ी फेमस रही। 14वीं शताब्दी में कह सकते भैया किसने? 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेली और मुकरियाँ लिखी। यानी 14वीं शताब्दी में एक लेखक है जो मुस्लिम लेखक है, क्या नाम है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भैया सबसे पहले खड़ी बोली में पहेली लिखने का काम किया। अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली का विकास दक्षिण भारत में तेजी से हुआ। क्या साउथ इंडिया में? भैया दक्षिण भारत में खड़ी बोली का विकास दक्षिण भारत में खूब हुआ। दक्षिणी हिंदी के रूप में 14वीं से 18वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में हिंदी में कई सारी रचनाएं की गई। ख्वाजा बंद नवाज, गैसू दराज, शाह मीरजी, ठीक है, बुरद्दम दीन जनाम, मुल्ला वजी जैसे साहित्यकारों ने खड़ी बोली में अपने ग्रंथ लिखे। मुल्ला वजी ने 1635 में प्रसिद्ध ग्रंथ सब रस की रचना की, जिसका आरंभ इस प्रकार से होता है। यानी अब हिंदी में खड़ी बोली में ज्यादा से ज्यादा लेखन किया जाने लगा। मुगल साम्राज्य ने खड़ी बोली के विस्तार में महत्वपूर्ण, भाई जो मुगल थे उन्होंने जो खड़ी बोली है उसके विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ खड़ी बोली का विकास हुआ। खड़ी बोली मुगलों के समय बोलचाल की भाषा बनी और जब यह बोलचाल की भाषा बनी तो इसमें कविता कहानी भी ज्यादा से ज्यादा होने लगी। दिल्ली, आगरा और पश्चिम के स्थानों पर, लखनऊ हो, पटना हो, मुर्शिदाबाद हो आदि पूर्वी शहर में इस भाषा खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। खड़ी बोली अब संपर्क यानी बोलचाल की भाषा बनी। व्यापारियों ने भी खड़ी बोली का विस्तार किया। इस प्रकार खड़ी बोली में अब धीरे-धीरे गद्य का विकास हुआ और खड़ी बोली में हिंदी में रचनाएं की जाने लगी। खड़ी बोली का प्रयोग का प्रमाण हम लोगों को मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना में मिलता है। इसकी रचना का समय 1570 माना गया है कि भाई अकबर के समय भी खड़ी बोली में गद्य लिखे जा रहे थे। साहित्य में स्थान बनाने के लिए किसी भाषा को समय की अपेक्षा होती है। खड़ी बोली के साथ ऐसा हुआ। खड़ी बोली के विकास धीरे-धीरे हो रहा था। 1741 में पटियाला दरबार में राम प्रसाद निरंजन द्वारा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया और उसी से कह सकते वहां से खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ने लगा। अब लिखोगे किसी भी क्वेश्चन में हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं भाई मेरे? निष्कर्ष में क्या लिखोगे? इन उदाहरणों से देख करके हम लोगों को लगता है कि हिंदी साहित्य के विकास में खड़ी बोली में सबसे पहले ब्रज, क्योंकि शुरू में भैया जो साहित्य लिखा जाता तो ब्रज भाषा में लिखा जाता था, क्योंकि पहले ब्रज भाषा का बड़ा प्रयोग होता था। सभी कवि थे तो जो लेखक थे ब्रज में बोलते थे, लेकिन धीरे-धीरे ब्रज भाषा घटी। रीजन क्या था? क्योंकि ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र में ही बोली जाती थी, ठीक है। और जब ब्रज भाषा का प्रभाव कम पड़ा तो उसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। खड़ी बोली के विकास में मुगल दरबार में आम लोगों ने, आम जनता ने ज्यादा महत्वपूर्ण, और जब खड़ी बोली आम बोलचाल की भाषा बनी तो कवियों ने भाई खड़ी बोली में गद्य, पद्य, कविता, कहानी लिखना शुरू किया। इसी से हम लोग कह सकते हैं कि खड़ी बोली का धीरे-धीरे विकास हुआ। तो आपको इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकता है।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है या पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसे अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है, हिंदी कहानी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। क्या है, हिंदी कहानी का जो स्वरूप है, भैया हिंदी कहानी किस प्रकार लिखी गई और हिंदी में कहानी लिखने की जो परंपरा है वह कैसे शुरू। देखो भाई, जब हिंदी का विकास हुआ, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जब हिंदी का विकास हुआ, जैसे खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, तब हिंदी में कहानी लिखनी शुरू हुई। जैसे हिंदी में कहानी कौन लिखता है, प्रेमचंद। भाई हिंदी में कहानी लिखने के सबसे बड़े मास्टर कौन है, प्रेमचंद है। देखो भारत में जो कहानी लिखी गई, देखो भारत में कभी भी कहानी हृदय परिवर्तन को लेकर, तुमने बहुत सारी कहानी सुनी होगी जिसमें अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई अगर एक प्रकार से विलन है जिसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, उसका भी भैया हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो विलन। और हिंदी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदी कहानियां जब भी समाप्त होती हैं तो सुखद मोड़ पर समाप्त होती हैं। हिंदी कहानियों की अगली हम विशेषता की अगर हम लोग बात करें, हिंदी कहानी में होता है कि इसको पढ़ करके हमारा हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। हिंदी भारत में जो कहानियां बनी, वो जो यूरोप की कहानियां हैं, जो ब्रिटेन की कहानियां हैं, उन कहानियों से क्या है भाई, बिल्कुल अलग हमारी कहानियां हैं। अगर हम मैं कहानियों की बात करूं, हिंदी कहानी की अगर मैं बात करूं ना, तो हिंदी कहानी का जो स्वरूप क्या है भैया, जब हिंदी भाषा खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, वहीं से कह सकते हैं हिंदी कहानी का विकास भी हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन क्या है, त्याग पत्र उपन्यास के चरित्रों की चारित्रिक विशेषता बताओ। यानी जो आपका त्याग पत्र उपन्यास है, उसमें जो चरित्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनकी आपको क्या बतानी है, चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आपको पेपर में कैसे लिखना है, चलिए मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि इस टाइप से चारित्रिक विशेषताएं किसी भी चैप्टर से पूछी जा सकती हैं कि त्याग पत्र का बता दो, वापसी का बता दो, ठीक है, या अन्य जो चैप्टर है उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें कौन कौन से चरित्र हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, वो कैसे हैं, कैसे बातें, उनका क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और चौथे क्वेश्चन को आपको पेपर में कैसे लिखना है, चलिएगा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो आपको चरित्र चित्रण लिखना है, ठीक है, त्याग पत्र का, देखो चरित्र चित्रण में जैसे आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, यहां पर लिख देना फिर उत्तर। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, भूमिका। क्या लिखोगे, भूमिका। क्या लिखो, भूमिका में देखो, त्याग पत्र उपन्यास का उद्देश्य मृगाल के जीवन को जानना है। क्या भाई, त्याग पत्र जो उपन्यास है उसमें एक कैरेक्टर है, चरित्र है जिसका नाम है मृगाल, मृणाल, मृणाल है। ठीक है, मृणाल, मृणाल के जीवन को जानना है, उसके जीवन के लिए निर्णय किन किन स्थितियों परिस्थितियों की देन है, उसका अंकन करता है। यानी त्याग पत्र जो पूरा उपन्यास है, उसमें मृणाल जो है उसके जीवन को जानना है, उसके जीवन में भाई क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या निर्णय लिया गया है, कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है, इनको जानना ही है। उसका उसका भतीजा प्रमोद यह प्रयास करता है, यही उपन्यास में किया गया है। यानी उसका जो भतीजा है, प्रमोद है, वो अपनी बुआ के लिए कई सारे प्रयास करता है। प्रमोद अपने बारे में, अन्य पात्रों के बारे में हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। इस उपन्यास में इस उपन्यास में पात्र बदलते नहीं हैं, उपन्यास के भीतर उनका विकास नहीं होता है। ये पात्र जिस मानसिकता के साथ उपन्यास में आते हैं वैसे ही बने रहते हैं। यानी पूरे उपन्यास में जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, उसमें तो मृणाल है, उसका पति है, प्रमोद है, बहुत ही लिमिटेड इसमें क्या है, पात्र हैं। ठीक है, परंतु नायक नायिका विकसित होते हैं। त्याग पत्र में कुछ ऐसा नहीं है। आदर्शवादी भावुक प्रमोद का चरित्र उपन्यास के अंतिम में प्रारंभ जैसा ही बना रहता है। मृणाल का पति, पिता, मां कोयले वाला जरा भी नहीं बदलते हैं। यहां तक कि मृणाल के चरित्र में कोई अंतर भी नहीं था। यानी मृणाल का भी जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वह वैसे ही बना रहता है। ठीक है, इतनी आपको किस में लिखनी पड़ेगी भाई, मेरे भूमिका में। भूमिका में लिखेंगे आप, देखोगे भूमिका में लिखने के बाद लिखोगे कि लिखोगे त्याग पत्र की चरित्र चित्रण। तो पॉइंट नंबर 1 क्या डालोगे, मृणाल। मृणाल क्या भैया, इसके इंपॉर्टेंट है, इसी पर पूरा त्याग पत्र जो उपन्यास से लिखा गया। देखिएगा, मृणाल के जीवन की पीड़ा का 2 कारण। भाई मृणाल के जीवन में सबसे बड़ी जो पीड़ा क्या है, यौन सुचिता की धारणा और पवित्रता। क्योंकि इसको लगता है कि भाई यौन सुचिता मतलब यानी
सेक्सुअल डिजायर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? उसकी धारणा की और पवित्रता कि भाई इसके साथ एक प्रकार से कोई प्रकार से गलत काम ना हो, ठीक है? दोनों धारणाएँ भारतीय समाज में बुद्धमत है। जो कोई इन धारणाओं से टकराता है किसी भी कारण से, तो इन धारणाओं के अनुरूप जीवन नहीं जी पाता, उसका जीवन नरक बन जाता है। दोनों धारणाएँ सिर्फ़ स्त्रियों पर लागू होती है। यौन सुचिता इतनी ही बलवती है कि कोई चर्चा तक नहीं करता है। देखो यौन सुचिता मतलब समझते हो? जैसे भाई मेरे कि भाई क्या है, जैसे भाई हर आदमी को खाने-पीने की ज़रूरत है, उसी प्रकार से हर आदमी को भाई जीवन जीने की, यौन सुख की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज का जो हमारा समाज है इस पर बात नहीं करता है। मृणाल के जीवन में शीला का भाई आता है, उसके संबंध केवल आभास उपन्यास में दिखाई देता है। इस संबंध के कारण मृणाल शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। देखो, देखो इसमें कैरेक्टर है, इसमें आता शीला का भाई है। शीला के भाई के साथ जो मृणाल है उसका संबंध बनता है, या कह लीजिए उसके साथ उसका प्रेम संबंध था। किसका? मृणाल का, ठीक है? इसी कारण से उसका बेमेल विवाह हो जाता है। देखो, मृणाल जो है, एक लड़का जो है, शीला का भाई है, उससे प्यार करती है और उसके साथ वो शादी-वादी करना चाहती थी, प्यार करती थी, ऐसे मान लीजिए, ठीक है? लेकिन क्या होता है, इसकी वजह से मृणाल के घरवाले काफ़ी नाराज़ होते हैं और उसका विवाह एक अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ या बूढ़े व्यक्ति के साथ कह सकते हैं, उसका विवाह करवा देते हैं। जिस कारण से मृणाल जो है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से परेशान हो जाती है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई उसकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से करवा दी है और पूरे जीवन बेचारी वह क्या है, परेशान होती रहती है। और इसी में कह सकते हैं इसका जो भतीजा है, अगर जैसे हम भतीजे की बात करेंगे, इसका भी कैरेक्टर बार-बार आता रहता है, जो प्रमोद है, इस बुआ को कई बार तसल्ली देता, कोई बात नहीं बुआ आप हमारे घर में रहना, जो कुछ होगा मैं देख लूँगा, सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इस प्रकार से सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। प्रमोद की माँ जिस आर्या गृहिणी की कामना करती है, या वही है। प्रमोद के पिता माता-पिता दोनों मृणाल से इस बात को दोषी मानते हैं कि मृणाल ने यौन सुचिता की धारणा का खंडन किया। यानी भैया मृणाल जो है, वह भैया शीला के जो भाई है, उनके साथ रिलेशन बना लिया, सेक्स संबंध बना लिए। इसको लेकर के उसके माता-पिता काफ़ी नाराज़ हैं, जिसकी वजह से उसका विवाह किसी और लड़के के साथ कर देते हैं, जिससे वो बेचारी बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है? इसके बाद अगला जो इसमें कैरेक्टर आता है, जो हमारा चरित्र आता है, प्रमोद है। देखिएगा, त्यागपत्र लेखक में सिर्फ मृणाल का चरित्र ही नहीं कहना चाहता है, वह ऐसा उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है। मृणाल की कहानी प्रमोद सुनाता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद का चरित्र भी पता चलता है। वह न्याय प्रिय है, संवेदनशील है, यानी प्रमोद क्या भैया वो न्याय को पसंद करता है। प्रमोद में भावुकता है, संवेदनशील व्यक्ति है, वह नीतिपरक है और अब बड़ा भावुक व्यक्ति हमको पता चला जो प्रमोद है। मृणाल की स्थिति पर प्रमोद दुखी होता है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाता है। केवल साथ रह करके मृणाल के दुखों को महसूस कर पाता है। बचपन से जिसे प्रेम मिलता है, उसे हमारा प्रेम जीवन भर रहता है। ऐसा प्रेमी व्यक्ति चाहे जैसा नैतिक अनैतिक कार्य करे, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। यही प्रमोद भी करता है। देखो प्रमोद कहता है भैया कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, जैसे बुआ है उसकी, मृणाल उसकी बुआ है, तो कहता है कि बुआ ने अगर कभी गलत भी किया है, कुछ भी किया है, तो भाई बुआ के प्रति मेरे मन में क्या है, प्यार है। ठीक है? तो बुआ चाहे गलत भी हो, चाहे ठीक भी हो, लेकिन बुआ के प्रति मेरे एक जवाबदेही ज़िम्मेदारी है, मैं तो उसका पालन करूँगा। मृणाल जो उसे काम सौंपती है, वह कर देता है। यानी मृणाल जो भी कहती है, उसका जो भतीजा प्रमोद है, वो सारे काम कर देता है। घर वालों को बिना बताए शीला के भाई को चिट्ठी दे आता है। बुआ के लिए जमाल घोटा ले आता है। माँ के मना करने के बावजूद मृणाल से अपना संपर्क बनाए रखता है। हर बार अपने घर ले जाने का बुआ का आग्रह करता है। उपन्यास में वह अकेला ऐसा पात्र है जो मृणाल को सुनता है और उसके दर्द को महसूस करता है, उसके दुख में दुखी होता है। कौन है? भैया प्रमोद है। यानी प्रमोद एक प्रकार से कह सकते हैं बड़ा भावुक व्यक्ति है, जो अपनी बुआ के प्रति काफ़ी निष्ठावान हम लोगों को यहाँ पर पूरे उपन्यास में दिखाई देता है। तो यहाँ पर प्रमोद का जो कैरेक्टर है, काफ़ी बेहतर कैरेक्टर यहाँ पर इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि अपनी बुआ की वो क्या करता है, मदद करता है और पूरी उनकी सहायता करता है। और इस त्याग पत्र उपन्यास में और अन्य कौन-कौन से पात्र हैं? उपन्यास में मृणाल और प्रमोद के अलावा और भी कई सारे पात्र हैं। इसी तरह लेखक ने हमारा ध्यान बताया है। प्रमोद की माँ भी एक कैरेक्टर है। प्रमोद की जो माँ है, वह एक प्रकार से मृणाल को पसंद नहीं करती है,
क्योंकि मृणाल ने सील भंग किया, यानी उसने किसी लड़के से प्यार किया, प्रेम किया है, इसको लेकर के वो काफी चिंतित रहती है और मृणाल मृणाल की जो शादी है बेमेल विवाह करवा देती है, यानी एक अधिक उम्र के व्यक्ति से करवा देती है। ठीक है, मृणाल और शीला के भाई के संबंधों को पता चलता है, उसने अपराध मान करके मृणाल को बेत से पीटा, यानी डंडे से पीटती। कौन पीटते हैं? मृणाल की माँ उसको पीटती है। ठीक है, अब देखिएगा प्रमोद के पिता कौन है? मृणाल को बहुत प्यार करते थे, यानी कौन? प्रमोद के पिता। मृणाल भी उन्हें अपना मानती है, लेकिन वह अपनी पत्नी द्वारा मृणाल को दंडित किए जाने से सहमत थी, परंतु बहन से प्रेम के कारण खामोश थे। मृणाल को ससुराल जाना था, परंतु मृणाल नहीं जाना चाहती। उस समय प्रमोद पिता मृणाल के साथ खड़े नहीं होते हैं, उसे जबरदस्ती ससुराल भेज देते हैं। वह निष्क्रिय किंतु सज्जन व्यक्ति थे। यदि वह गृह स्वामी के आदेश देते तो मृणाल को अपने घर रहने देते, परंतु मृणाल का इस तरह आदेश देते तो उसको जाना पड़ेगा। यानी प्रमोद के जो पिता यानी मृणाल के जो भाई हैं, वह उससे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें भाई, बहन को तो उसको अपने घर तो भेजना ही पड़ेगा। ये अगला कैरेक्टर है प्रमोद के पिता। उसके बाद है मृणाल के पति। उम्र में थोड़े बड़े थे, स्वभाव से कठोर है, जिससे उससे शादी होती है मृणाल की। सामाजिक मान्यताओं को वो मानता था, पुराने जमाने के मूल्यों को वो परिवार चलाना चाहता था। मृणाल ने जब उस नैतिकता के विपरीत कुछ किया, सच्ची और ईमानदारी अभिव्यक्त की, शीला के भाई के संदर्भ में उन्हें बताया, तो उन्होंने मृणाल को बेत से मारा और घर से निकाल दिया। भैया, जब मृणाल अपने पति को बताती है कि शीला के भाई के साथ मेरा संबंध था, तो उसका पति उसको बहुत मारता है डंडे से और घर से भी निकाल देता है। मृणाल ने जब पूछा तुम मुझे क्यों मारा, तो मृणाल कहती है मैं खराब हूं इसलिए मारते हैं। इसी तरह कोयले वाला भी एक दिन उसे मारकर पीट करके चला जाता है। उसके पास अपने तर्क हैं। त्याग पत्र में कोई भी खल पात्र नहीं है, सबके पास अपने अपने ढंग है, तर्क है, इसलिए मृणाल किसी को दोष नहीं देती है। लेखक किसी को दोषी नहीं ठहराता। शीला का भाई सिविल सर्विस का सर्जन बन गया है, वह आत्मग्लानि से पीड़ित है। उसका मानना है कि मृणाल के साथ गलत किया, इसलिए वह प्रायश्चित करना चाहता है। जीवन भर विवाह न करने का उसने निर्णय लिया। मृणाल का जो शीला का जो भाई था, जिससे मृणाल प्रेम करती थी, बाद में उसने धोखा दे दिया, तो भाई वो कहता कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। प्रमोद भी अपने एकांत में अवश्य सोचता है कि आज बुआ की अवस्था के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार नहीं हूं। यह बात पूरी तरह वो मानता है। यानी इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, इसका आपको चरित्र चित्रण करना पड़ेगा। और चरित्र चित्रण जो इस चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, अन्य भी किसी चैप्टर का आपको पूछा जा सकता है चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण जब भी आएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर त्याग पत्र में चरित्र चित्रण किया है, इसी प्रकार से किसी भी चैप्टर का अगर आएगा तो आपको इसी प्रकार से एग्जाम में क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, लिखना पड़ेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वापसी कहानी के संरचना शिल्प पर उदाहरण सहित विचार कीजिए। यानी जो वापसी कहानी, इसका संरचना शिल्प बताना है। ठीक है, वापसी कहानी में संरचना शिल्प किस प्रकार से दिया गया है, इसको कैसे लिखेंगे, चलिए इसको भी मैं आप सबको बताता हूं। ठीक है, वापसी कहानी में अगर आप देखेंगे तो 10.5 में क्या संरचना शिल्प दिया गया है। और देखो जैसे यहाँ पर वापसी कहानी का है, तो आपको किसी और चैप्टर का भी संरचना शिल्प पूछा जा सकता है। तो संरचना शिल्प काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर का आ सकता है, किसी भी चैप्टर का है तो इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, जैसे मैं इसका आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देखिएगा। देखो जैसे यहाँ पर वापसी का पूछा है, उसी प्रकार से किसी और भी चैप्टर का पूछ सकता है, जैसे आकाशदीप है या किसी और का भी संरचना शिल्प आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा संरचना शिल्प देखो कैसे लिखा जाता है। संरचना शिल्प में दो चीजें, सबसे पहले लिखा जी शैली। देखो अगर मैं वापसी कहानी की बात करूं तो इसकी शैली कैसे है, यथार्थवादी। भाई शैली मतलब समझते हो, इसमें जो कहानी कही गई है वह कहानी कैसे है भाई, वो रियलिटी है, सच्चाई है ना। आज हमारा समाज ऐसा ही है भाई कि जिस प्रकार से गजाधर बाबू अपने घर पहुंचे हैं और घर में उनका कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है, आज भाई हमको ऐसा ही देखने मिलता है। आज हमारे घरों में कहां पर हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों का कहां मान सम्मान करते ना। आज तो ऐसा ही माहौल है ना कि अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा होता है तो भैया उसके लिए कमरा है, उसको खाना दो, पानी दो, कोई बात नहीं करता। मैं छोटे घरों की बात नहीं कर रहा, गांव देहात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े परिवारों की बात कर रहा हूं। आज शहरों में स्थिति ऐसी ही बन गई है कि बड़े बुजुर्गों के पास कोई बैठना नहीं चाहता है, और अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो किसी काम के नहीं हो जाते, बस सिर्फ उनका जो पेंशन है, पेंशन ही लोग खाते रहते बस खाली। ठीक है, ऐसी स्थिति है। इसलिए जो वापसी कहानी है यथार्थवादी कहानी है,
ठीक है। रेलवे के स्टेशन मास्टर गजाधर बाबू जब रिटायर होकर के अपने घर जा रहे हैं, तो उनका छोटा सा परिवार शहर में रहता है, जहां उन्होंने एक घर बनवा रखा है। घर जाने को लेकर के बड़े प्रसन्न हैं। कहानी के पहले हिस्से में गजाधर बाबू बड़े खुश हैं, गजाधर बाबू। लेकिन घर पर जैसे पहुंचते हैं, तो भैया उनको घर पर देख करके कोई भी खुश नहीं होता है। क्या है? कोई भी खुश नहीं होता है। ना तो उनकी पत्नी खुश है, ना तो उनकी बेटी बसंती खुश है, ना तो उनका बेटा खुश है, ना तो उनकी बहू खुश है। कोई भी गजाधर बाबू से ठीक ढंग से बात भी नहीं करता है और सब उनसे काफी नाराज रहते हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि ये भाई ये मेरे कहां से घर में चले आए हैं, ठीक है। तो कहानी की क्या शैली लिखनी पड़ेगी। जब भी आपसे पूछा जाएगा संरचना शिल्प, तो सबसे पहले लिखना भूमिका। क्या लिखना? भूमिका। भूमिका में 4-5 लाइन लिख देना। उसके बाद लिखना पॉइंट नंबर 1 डालना शैली। शैली में आपको बताना पड़ेगा कहानी किस प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसकी भाषा क्या है। अगर मैं भाषा की बात करूं, तो जो वापसी कहानी है, इसकी भाषा जो है, अगर हम भाषा की बात करें तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कहानी की जो भाषा है, बहुत सामान्य भाषा है, सदी हुई भाषा है, ठीक है। लेखक ने कई सारे देसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। कहानी जो है पूरी हिंदी भाषा में लिखी गई है। कहीं कहीं पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग है, कहीं कहीं पर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, अगर हम कहानी की बात करें। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग, उर्दू के शब्दों का प्रयोग, फारसी के शब्दों का प्रयोग, इस कहानी में हम लोगों को मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का भी प्रयोग देखने को मिला, अगर मैं भाषा की बात करूं, ठीक है। कहीं कहीं पर संस्कृत के भी शब्द हैं। लेकिन इस कहानी की अगर हम लोग बात करें, तो कहानी में काफी, अगर हम देखेंगे तो काफी देसी जो शब्द हैं, जो हमारी लोकल भाषा के शब्द हैं, वह भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो भाषा कुछ आपकी इस प्रकार की है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। संवाद क्या है? अगर आप देखो इस कहानी में पूरा संवाद है, जैसे डायलॉग जिसको हम बोलते हैं ना, इसमें कैरेक्टर जो है आपस में बातचीत करते हैं, तो उनकी बातचीत भी है एक प्रकार से हम लोग देखें। यह जो पूरी कहानी है, यह पूरे नाटक की तरह है। इसका मंच पर, स्टेज पर भी इसका मंचन किया जा सकता है, लोगों के साथ इस कहानी को दिखाया जा सकते हैं, पर्दे पर भी इस पर फिल्म बना सकते हैं, इस पर स्टोरी बन सकती है, इस पर नाटक की तरह पर मंचन भी किया जा सकता है, अगर हम वापसी कहानी की बात करें। तो जब भी आपसे संरचना शिल्प पूछा जाएगा, तो आपको भाषा बतानी पड़ेगी, उसका उस चीज की भाषा कैसे है और उसकी शैली कैसी। शैली का मतलब होता है भाई मेरे कहने का ढंग या तरीका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शैली बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है? लोभ और प्रीति निबंध के वैचारिक पक्ष का विश्लेषण कीजिए। छठा क्वेश्चन रहेगा। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है? सहस्र फानों की मणिदीप के कथ्य का विश्लेषण कीजिए। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, सहस्र फानों की मणिदीप। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये एक ही क्वेश्चन पेपर में आप सबको, आपका जो एग्जाम होने वाला ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट सब बता दे रहा हूँ, ठीक है। लोभ और प्रीति वाले से क्वेश्चन आएगा। लोभ और प्रीति से आपसे कह सकते हैं, कई बार चरित्र चित्रण पूछ सकता है, संरचना शिल्प भी पूछ सकता है। याद रखिएगा मेरी जो बताते होता। सहस फानों की मणिदीप से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। तो सहस फानों की मणिदीप वाला हम लोग क्वेश्चन जरूर कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछता है हर साल, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे करोगे, इसका विश्लेषण कैसे किया जाएगा, ठीक है, इसका कथ्य लिखना है, ठीक है। चलिए उसके बताता हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन था, देखो यही पूछा गया था, सहस फानों की मणिदीप का कथ्य स्पष्ट कीजिए। तो कथ्य क्या है? तो कथ्य मतलब इस कहानी को थोड़ा सा हम लोगों को बताना पड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा ये कहानी जो है मणिपुर प्रदेश के उद्भव की कहानी है और एक कथा है, पौराणिक कथा है। देखिएगा, धन कुबेर राय के अनुसार भगवान कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ जब रासलीला रचाते थे, उस समय की बात है। लेखक हमें उस टाइम लेकर के जा रहा है कि भाई जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचाते थे, उस समय की कहानी है। इस रासलीला की चर्चा देवलोक में भी पहुंची। शिव जी ने भी चर्चा सुनी। उनके मन में रासलीला को देखने का और उसमें शामिल होने की इच्छा जगी। भाई भगवान शंकर को पता चला कि जो क्या कृष्ण जी हैं, वह गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो उनके मन में आया कि मैं भी उस रासलीला को देखना चाहता हूं। शिव जी ने कृष्ण से अनुरोध किया, भगवान कृष्ण ने इनकार कर दिया। कथ्य कथाओं के अनुसार शिव जी के 3 नेत्र थे। इस तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और जो सामने वाले को भस्म कर देती थी। इसी अग्नि से प्रेम के देवता
कामदेव जलकर भस्म हो गए। बाद में रति के अनुरोध पर शिव जी ने असुरी रूप में उपस्थित रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से कामदेव शिव के सामने आने से घबराते हैं। रास नृत्य में कामदेव की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी तरह नर्तकियां भी शिव जी की उपस्थिति से असहज महसूस करती थी। इसके अलावा इस नृत्य में एक पुरुष कृष्ण तो होते हैं, अन्य पुरुष की उपस्थिति में विघ्न पैदा कर सकती है। इन्हीं बातों का विचार करके शिव जी ने असहज अनुभूत करे थे। बहुत अन्वय विनय के बाद तय हुआ कि शिव जी वहां आ तो सकते हैं, लेकिन इस रास नृत्य को देख नहीं सकते हैं। उन्हें वहां पर पीठ करके खड़े होने की मिल जाती अनुमति। शिव जी ने स्वीकार कर लिया। शिव जी को यह जो डांस था बहुत, यानी भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के साथ रास रचाते थे, पहले तो भगवान जो शिव ये कह सकते भगवान शंकर आना चाहते थे, तो भाई कृष्ण ने मना कर दिया। बाद में बोला चलो कोई बात नहीं, आप आ सकते हो, लेकिन आप देख नहीं सकते, आपको पीठ पीछे करके देखना पड़ेगा। ठीक है। शिव ने यहाँ पुनः कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने उनका निवास स्थान था, वहां उन्होंने देवी पार्वती से डांस करने को कहा। वह दोनों वृंदावासी जैसे शांत एकांत और मनोहर भूमि की खोज करने लगे। इस खोज में वह मणिपुर पहुंच गए और यहाँ पर उतरे। यहाँ पर उन्होंने मानसरोवर के कई गुना बड़ा तालाब देखा और चारों तरफ पानी था। यह देख करके देवी भगवती ने कहा, यह तो जल ही जल है, डांस के लिए यह भूमि ही चाहिए, यहाँ भूमि नहीं है। शिव जी ने तब त्रिशूल से आघात किया और इस आघात से उस जल के भीतर पर मणिपुर नाम की एक इंफाल नदी बहने लगी। यह नदी बहती हुई बर्मा प्रदेश में चली जाती है और फिर इस नदी की इरावती नदी, यानी भगवान शंकर ने त्रिशूल से जब गाड़ा था, वहीं पर कैसे एक नदी थी, नदी निकलती है और वहीं पर कैसे तो भाई मणिपुर की सूरत। इस प्रकार मणिपुर की जो कहानी हम लोगों को देखने को मिलती है। इस आदिम नृत्य के लिए स्वर्ग से 100 अप्सराएं उतरती हैं और मणिपुर में 9 पर्वतमाला पर एक एक अप्सरा डांस करने लगती है। सारा नृत्य मुखर उठते हैं। आकाश मंडल में तारागण पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हो जाते हैं। काल का प्रभाव पर थाम लिया। अंततः विस्तार वाला दृश्य समेट करके मणिपुर के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। इस महान नृत्य में प्रकाश उत्सव मनाया शेषनाग ने। वह पाताल से आकर के नृत्य यानी जिस प्रकार से डांस हो रहा था, बीचों बीच अपने 1000 फणों से उन्होंने मणिद्वीप को उठा करके स्थित कर दिया। उसी तरह साहस भूमि स्मृति में इसका नाम मणिपुर पड़ गया। मणिपुर क्या है? भगवान शंकर का जो नाग है उसने फन फुला लिया और उसने मणि निकाली, इसलिए कह सकते हैं इसका नाम क्या बन गया? मणिपुर पड़ गया। और यहाँ पर भगवान शंकर जो है माता पार्वती के संग डांस कर रहे थे और वहां पर जो उनका जो शेष नाग है उसने मणि निकाल दी, इसलिए इसका नाम भैया मणिपुर पड़ा है। ठीक है। पुराणों में भी इसका जिक्र हम लोगों को मिलता है, यानी मणिपुर का जो कहानी हम लोगों को पुराणों में भी देखने को मिलती है। और कथ्य मतलब होता है इस कहानी के बारे में, स्टोरी के बारे में लिखना पड़ता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो इसका विचार पक्ष लिखना पड़ेगा। क्या? इसका आपको विचार पक्ष लिखना पड़ेगा और विचार पक्ष के साथ साथ आपका इसका भाव पक्ष भी लिखना पड़ेगा। क्या भाई मेरे, इसका भाव पक्ष क्या है? तो आपसे सहज फाणों की मणिद्वीप वाला जो चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आ सकता है और इसको भी करके जाना क्या आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आगे देखा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या? देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर हमको क्या करनी है भाई मेरे? संक्षिप्त टिप्पणी करनी, यानी शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है। और ये 8 नंबर का, जैसे का क्या है? आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता बताना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। खा क्या है? वंशी मुंशीधर के बारे में बताना है, 8 नंबर का है। तीसरा क्या है? वापसी कहानी की भाषा क्या है, 8 नंबर का है। कुटुच का सार बताना, ये 8 नंबर का है। यानी इसमें से चारों में से का खा गा घा में से आपको चारों में से कोई भी पेपर में 2 करना रहेगा और आपको 2 भी जो आते हैं आप लिख देना। भैया आत्मकथा जीवनी में क्या डिफरेंस? देखो, जीवनी क्या होती है भाई? किसी के जीवन के बारे में जब हम लिखते हैं जीवनी है। आत्मकथा लोग हम स्वयं लिखते हैं। जीवनी जो होता भैया, जीवनी को कोई आपके जीवन के बारे में कोई भी लिख सकता है। आत्मकथा जो होगी वो व्यक्ति अपने बारे में स्वयं ही लिखता है। आत्मकथा एक प्रकार से जो लेखक होता है उसे की जीवन की कहानी होती है, लेकिन जो जीवनी होती है वह उसकी खुद की कहानी भी हो सकती है और किसी दूसरे की कहानी भी हो सकती है। आत्मकथा जो होती है उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, जिसमें लेखक अपने बारे में लिखता है
और उसने जीवन में जीवन कैसे जिया है, अपने सुख दुख खराब सारी चीजों को लिखता है। लेकिन जो जीवनी लिखी जाती है कोई दूसरा लिखता है। जैसे मान लो मैं किसी को पसंद करता हूँ, ठीक है, जैसे मुझे भगत सिंह पसंद है, मुझे चंद्रशेखर आजाद पसंद है, ठीक है, मुझे महात्मा गांधी पसंद है, तो मैं उनकी जीवनी लिखूंगा। जीवनी जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो भाई मेरे वो आपके बारे में क्या अच्छी बातें ही लिखेगा ना, खराब बातें तो कोई नहीं लिखता जी, ये तो सबको पता जी। तो आत्मकथा जीवनी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आपको बताना पड़ेगा, जो कि आपका 8 नंबर का है, क्योंकि इसमें से 2 करना है तो मैं तो आपको 2 बता दूंगा। वापसी जो कहानी उसकी भाषा कैसे है। अगर वापसी कहानी की अगर हम लोग भाषा की बात करें तो भाषा जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देशज शब्दों का भी काफी प्रयोग है। यहाँ पर हम लोगों को अंग्रेजी भाषा के शब्द, संस्कृत के भाषा के शब्द, उर्दू भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं। वापसी कहानी में हम लोगों को मुहावरों का प्रयोग है, छंदों का प्रयोग भी देखने को बराबर मिलता है। वापसी कहानी में जैसे अगर मैं बताऊं उषा प्रियवदा ने कह सकते हो यहाँ पर अलंकारों का भी प्रयोग किया है। कहानी की जो भाषा है वह मूलतः खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन कहानी में अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या देशज जो हमारे शब्द जो लोकल शब्द हैं उनके शब्दों का प्रयोग भी वापसी कहानी में हम लोगों को देखने को मिलता ही मिलता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो 8वें क्वेश्चन का भी मैंने आपको 2 बता दिया। वैसे चारों में से आपको 2 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने आप सभी को क्या भाई मेरे आप सभी को मैंने जून 2023 का BHDC 134 जो आपकी बुक है, ठीक है, BHDC 134 जून 2023 का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको क्वेश्चन पेपर लगभग ऐसे ही सोल्व करना है, ऐसे ही लिखना है। मैंने इस सब्जेक्ट की और भी क्लासेस पढ़ा रखी हैं, आप लोग चैनल पर जाकर के जरूर देख लेना। और आगे भी मैं इस क्वेश्चन पेपर को और जून 2023 का, दिसंबर 2022 का, दिसंबर 2023 का और भी मैं क्वेश्चन पेपर आपके लिए सोल्व करवाऊंगा। इस प्रकार से अगर मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा ना तो आपका एग्जाम आसानी से हो जाएगा। और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको अगर आपने सीख लिया तो 100% आपका पेपर पास हो जाएगा। और किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो बता देना, और इसकी और भी क्लास आपको हमारे चैनल पर देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे दूंगा।